हेलो स्टूडेंट, आपको धारामापी का लीटर में रूपांतरण, धारामापी का वोल्टमीटर में रूपांतरण फार्मूले बताए थे। ठीक, आज आप लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म के पार्ट 22 में पृथ्वी का चुंबक। ठीक, पृथ्वी का चुंबक अर्थात भूचुंबक। ठीक, क्या पढ़ेंगे? भूचुंबकत्व। देखिए भूचुंबकत्व क्या है? पृथ्वी जो है एक विशाल चुंबक की भांति व्यवहार करती है। ठीक, पृथ्वी एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है, इसे ही भूचुंबकत्व कहते हैं। ठीक, पृथ्वी एक विशाल चुंबक की भांति व्यवहार करती है, चुंबक की भांति व्यवहार करते है, इसे ही भूचुंबकत्व कहते हैं। मतलब पृथ्वी का जो चुंबकत्व होता है उसे हम क्या कहते हैं? भूचुंबकत्व कहते हैं। भूचुंबकत्व कहते हैं। ठीक, देखो भूचुंबकत्व के कुछ प्रमाण भी हैं जिसके कारण यह माना गया है कि पृथ्वी चुंबक की तरह व्यवहार करती है। ठीक, तो यहां पर आ जाता है भूचुंबकत्व के प्रमाण। ठीक, भूचुंबकत्व के प्रमाण क्या है? सबसे पहला कि स्वतंत्रता पूर्वक लटकाए गए चुंबक का उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरना। सबसे पहला जो प्रमाण है यही है। नंबर 1, स्वतंत्रता पूर्वक लटकाए गए चुंबक का उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरना। उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरना। ठीक, स्वतंत्रता पूर्वक लटकाए गए चुंबक का उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरना। आप लोग जानते हैं कि जब हम किसी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं तो वो उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। ऐसा क्यों है कि उत्तर दक्षिण दिशा में, जैसे हमने ये चुंबक लिया और इसको स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया तो इसके जो रुकने की दिशा है उत्तर दक्षिण, इधर उत्तर इधर दक्षिण, ऐसे रुक गई। तो उत्तर दक्षिण ये क्यों रुकी? इसका अर्थ ये है कि पृथ्वी के भीतर कोई बड़ा सा चुंबक रखा है। ठीक, और उस बड़े से चुंबक का जो दक्षिणी ध्रुव है वो उत्तर की ओर है, और जो भीतर पृथ्वी के रखे चुंबक का उत्तरी ध्रुव है वो दक्षिण की ओर है। जैसे हम मान लें कि ये पृथ्वी का गोला है, तो ऐसा माने कि पृथ्वी के भीतर एक चुंबक रखा है। ठीक, और वो चुंबक इस प्रकार से रखा है। देखो हमारी भौगोलिक दिशाएं कौन कौन सी होती हैं? भौगोलिक दिशाएं ये साउथ, ये नॉर्थ। ठीक, और हमारा जो चुंबक रुकता है वो साउथ नॉर्थ की डायरेक्शन में ही रुकता है। तो जब हम बाहर के चुंबक को स्वतंत्रतापूर्वक लटकाते हैं तो उसके उत्तर दक्षिण दिशा में रुकने का कारण ये है कि पृथ्वी के भीतर जो चुंबक है उसका दक्षिणी ध्रुव भौगोलिक उत्तर की ओर है, और पृथ्वी के भीतर जो चुंबक है उसका उत्तरी ध्रुव भौगोलिक दक्षिण की ओर है। ठीक, अगर भौगोलिक दक्षिण ये है और भौगोलिक उत्तर ये है दिशाओं के अनुसार, तो पृथ्वी के भीतर जो चुंबक है उसका जो चुंबकी उत्तर है वो इधर है और चुंबकी दक्षिण इधर है। इसीलिए जब भी हम किसी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं तो उसका उत्तर पृथ्वी के भीतर रखे चुंबक के दक्षिण से आकर्षित हो जाता है। तो इसीलिए उत्तर भौगोलिक उत्तर में रुकता है, अर्थात अंदर वाले चुंबक के अनुसार दक्षिण में रुकता है। ठीक, और बाहरी वाले चुंबक का जो उत्तरी ध्रुव होता है, दक्षिणी ध्रुव, वो अंदर वाले चुंबक के उत्तरी ध्रुव की ओर रहता है।
ठीक भाई, पृथ्वी के भीतर एक ऐसा चुंबक हम मान रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं कि उसका जो दक्षिणी ध्रुव है वो दक्षिण में नहीं बल्कि उत्तर में है, और जो उसका अंदर वाले चुंबक का उत्तरी ध्रुव है वो दक्षिण में है। इसीलिए जब भी हम किसी बाहर के चुंबक को लटकाते हैं तो बाहरी चुंबक का उत्तरी ध्रुव उत्तर में रहता है, इधर इधर रुकने का अर्थ है कि अंदर वाले जो चुंबक है उसका दक्षिण इधर है, इसलिए बाहर वाले का उत्तर इधर रहता है, क्योंकि दक्षिण उत्तर विपरीत ध्रुव एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं। इसी प्रकार बाहर वाले चुंबक को जिसको हमने लटकाया है उसका जो दक्षिणी ध्रुव होता है वो अंदर वाले चुंबक के उत्तर की ओर होता है, अंदर वाले चुंबक का उत्तर इधर है, भौगोलिक दिशा के अनुसार भौगोलिक दक्षिण। तो इसलिए हमारा ये जो ध्रुव होता है बाहर वाले चुंबक का दक्षिण इधर रहता है। क्यों? क्योंकि अंदर वाले चुंबक के उत्तर ने इसके दक्षिण को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिया। तो इसीलिए स्वतंत्रतापूर्व लटकाया गया चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। दूसरा कि पृथ्वी के भीतर यदि लोहे की राड को उत्तर दक्षिण दिशा में गाड़ दें तो कुछ समय पश्चात वो चुंबक बन जाता है। ठीक जैसे नरम लोहे का टुकड़ा है और पृथ्वी के भीतर उत्तर दक्षिण दिशा में हम रख दें, ठीक, तो कुछ समय पश्चात उसमें चुंबकत्व आ जाता है। क्यों ऐसा आ गया? ऐसा तो तभी संभव है जब पृथ्वी के भीतर कोई चुंबक जो उस क्षण को या राड को क्या कर दे, चुंबकित कर दे। ठीक, दूसरा प्रमाण क्या लिखेंगे? यदि नरम लोहे की क्षण को पृथ्वी के भीतर उत्तर दक्षिण दिशा में दबा दें या गाड़ दें, ठीक, या रख दें, दिशा में रख दें, तो वह या तो उसमें कुछ समय पश्चात चुंबकत्व आ जाता है, कुछ समय पश्चात चुंबकत्व आ जाता है। ठीक, तो उसमें कुछ समय पश्चात क्या आ जाता है, चुंबकत्व आ जाता है। अगर हम क्या करें कि लोहे की राड को, नरम लोहे की छड़ को पृथ्वी के भीतर उत्तर दक्षिण दिशा में रख दें तो कुछ समय पश्चात उसमें क्या आ जाता है, चुंबकत्व का गुण उत्पन्न हो जाता है। ठीक, तीसरा एक और, हाँ, इससे ये सिद्ध होता है कि पृथ्वी के भीतर जरूर कोई एक चुंबक है जो जब हम जो ये छड़ रखते हैं इसको कुछ समय पश्चात चुंबकित कर देता है, अर्थात चुंबकत्व को इसमें उत्पन्न कर देता है। ठीक, इसके बाद तीसरा प्रमाण है उदासीन बिंदुओं का मिलना। किसका मिलना? उदासीन बिंदुओं का मिलना। नंबर 3, उदासीन बिंदुओं का मिलना। ठीक, उदासीन बिंदु क्या होते हैं कि जब हम किसी चुंबक की बल रेखाएं खींचते हैं, किसकी सहायता से? चुंबकीय सुई की सहायता से, तो एक चुंबक के लिए दो ऐसे बिंदु प्राप्त होते हैं जहां परिणामी चुंबकीय क्षेत्र 0 होता है। अच्छा, कोई चुंबक आप ले लो, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र 0 क्या मतलब है किसी भी? देखो, जैसे ये चुंबक है तो इसका अपना चुंबकीय क्षेत्र यहाँ भी सब जगह है, लेकिन किसी इस चुंबक के कारण कहीं पर चुंबकीय क्षेत्र 0, इसका क्या मतलब? इसका तो एक ही मतलब है कि इस चुंबक का यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र है उतना ही चुंबकीय क्षेत्र किसी और चीज का है, बराबर लेकिन विपरीत दिशा में, इसीलिए नेट चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाता है? 0। ठीक, तो जब किसी चुंबक की हम बल रेखाएं खींचते हैं, ठीक, ये चुंबक जैसे लिया और जब इसकी बल रेखाएं खींचेंगे तो हमें कुछ ऐसे बिंदु प्राप्त होते हैं। ठीक, जैसे ये पॉइंट ऐसा प्राप्त हुआ है जहां पर नेट चुंबकीय क्षेत्र 0 है। क्या मतलब है कि नेट चुंबकीय क्षेत्र 0 है?
तो यहाँ पर इस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र 0 होना संभव नहीं है। संभव तो तभी हो सकता है, आपने तो पढ़ा है यार, अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र होता है, निरक्ष पर भी होता है, और फिर क्या अक्ष पर उसका 0 चुंबकीय क्षेत्र क्यों हो गया? क्या इसकी निरक्ष पर चुंबकीय बिंदु मिला तो चुंबकीय क्षेत्र 0 क्यों हो गया? इसका एक ही कारण है कि उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र और किसी चुंबक का है जो उतना ही है, जैसे इसका यहाँ पर B है चुंबकीय क्षेत्र, तो जो और चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र है वो भी B है, लेकिन इसकी अपोजिट है। अगर ये बाहर की ओर है तो वो अंदर की ओर है, इसलिए नेट चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना है? 0 है। ठीक, तो उदासीन बिंदु तभी मिल सकते हैं जब किसी चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र उस बिंदु पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र, अब यहां पर चुंबकीय क्षेत्र और किसी का नहीं, हमने एक चुंबक रखा है तो एक चुंबक का अपना एक निश्चित एरिया में चुंबकीय क्षेत्र है, लेकिन वही एरिया में चुंबकीय क्षेत्र एक जगह 0, आसपास कोई चुंबक नहीं है, आसपास कोई चुंबक नहीं, चुंबकीय क्षेत्र 0 क्यों? क्योंकि उस बिंदु पर उतना ही चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी ने उत्पन्न किया है, लेकिन कैसा? इस चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा। इसीलिए हमें प्राप्त होते हैं चुंबक की बल रेखाएं खींचते समय उदासीन बिंदु। ठीक है, हाँ। अब आते हैं थोड़ा और बातों पर ध्यान दो कि चुंबकीय अक्ष किसे कहते हैं, भौगोलिक अक्ष किसे कहते हैं, समझ लेना है। चुंबकीय अक्ष क्या है, भौगोलिक अक्ष क्या है, ठीक, हम फिगर बोर्ड पर बनाएंगे, ठीक, लेकिन आप लोगों को समझना है कि हम बिल्कुल एक चुंबक को पृथ्वी तल के भीतर रखकर समझ रहे हैं। जैसे ये जो है पृथ्वी का गोला है, ठीक, और इस गोले के भीतर जैसा कि माना है कि एक चुंबक रखा है, ये चुंबक, ठीक। वैसे हम लोग जानते हैं कि भौगोलिक उत्तर भौगोलिक दक्षिण किधर होते हैं, सबको मालूम होना चाहिए। भौगोलिक उत्तर, ठीक, भौगोलिक का उत्तर का मतलब है भूगोल का उत्तरी ध्रुव, ठीक। और ऐसा करते हैं, इस चुंबक को भी थोड़ा हटा देते हैं, पहले हम उनकी भौगोलिक दिशाएं दिखाते हैं, ठीक। ठीक, तो ये उत्तरी ध्रुव होता है, नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, तो ये ध्रुवों की कंडीशन होती है। ये कौन सा ध्रुव है? भौगोलिक उत्तरी ध्रुव। ध्यान दो, समझ लेना, आराम से लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं। भौगोलिक उत्तरी ध्रुव भैया, तो फिर ये कौन वाला बिंदु? ये भौगोलिक कौन सा ध्रुव है? भौगोलिक दक्षिण। अरे यार, ये सब लोग जानते हैं, ये दिशाओं का चक्कर है। भौगोलिक दक्षिणी जानते हैं? अच्छा, और ये जो भौगोलिक उत्तरी ध्रुव और भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा है ना, इसको हम कहते हैं भौगोलिक अक्ष। क्या कहते हैं? भौगोलिक अक्ष। देखना, भौगोलिक अक्ष। तो भौगोलिक उत्तरी ध्रुव और भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा भौगोलिक अक्ष कहलाती। बहुत आसान है, क्या लिख देंगे? भौगोलिक उत्तरी ध्रुव तथा भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव। भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली क्या रेखा भौगोलिक अक्ष कहलाती है। रेखा भौगोलिक अक्ष कहलाती है। ठीक भैया, भौगोलिक उत्तरी ध्रुव या भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा भौगोलिक अक्ष कहलाती है। बिल्कुल सही बात, ठीक। अच्छा, अब हम बनाएंगे जिस दिशा में चुंबक रुकता है, ठीक। चुंबक जो हम बाहर से लटकाते हैं उसके रुकने की दिशा थोड़ा अलग होती है। जैसे जो बाहर से चुंबक लटकाते हैं, तो आपने देखा होगा बाहर से जो चुंबक लटकाते हैं उसका उत्तरी ध्रुव उत्तर की ओर होता है, दक्षिणी ध्रुव दक्षिण की ओर।
तो हमने जो बाहर से चुंबक लटकाया है भैया, जो बाहर से क्या लटकाया, बाहर से स्वतंत्रतापूर्वक जिस चुंबक को लटकाया है, तो आप लोगों को मालूम है उसका उत्तरी ध्रुव भूगोल के उत्तर में रहता है और दक्षिणी ध्रुव जो है भूगोल के दक्षिण में रहता है। जो हम बाहर से चुंबक लटकाते हैं, वास्तव में बाहर से लटकाए गए चुंबक का, जो बाहर से चुंबक लटकाया है उसका चुंबकीय ध्रुव किधर रहता है, भौगोलिक उत्तर की ओर ना। जो बाहर से लटकाया है, जैसे भौगोलिक उत्तर इधर है, तो हम चुंबक जो लटकाएंगे उसका उत्तर इधर ही रुकेगा, क्योंकि अंदर वाले चुंबक का दक्षिण इधर है, पृथ्वी के भीतर। तो चुंबकीय जो बाहर से चुंबक लटकाते हैं उसका उत्तरी ध्रुव ये रुकने का, और ये कौन सा है, ये है चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव। ठीक, ये चुंबकीय उत्तरी ध्रुव है और ये वाला चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। ठीक, हाँ। तो अगली हेडिंग ये चुंबकीय अक्ष किसे कहते हैं, तो कितो आसान, चुंबकीय अक्ष का चुंबकीय उत्तरी ध्रुव तथा चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव, इसको मिलाने वाली ये वाली चुंबकीय अक्ष। ठीक, लिखेंगे चुंबकीय उत्तरी ध्रुव, चुंबकीय उत्तरी ध्रुव तथा चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा, रेखा चुंबकीय अक्ष कहलाती है। कितना आसान है चुंबकीय भौगोलिक बताना। देखो यही वाली चुंबकीय भौगोलिक, या चुंबकीय अक्ष हुई गई, या वाली जो डट कीजिए, और या वाली भौगोलिक अक्ष हुई गई है। अच्छा, और फिर इसके बाद हमारे बाहर का चुंबक इस डायरेक्शन में रुकता है, भूगोल की उत्तर दक्षिण दिशा में कहां रुका, भूगोल का तो उत्तर दक्षिण ऐसे है और हमारा चुंबक थोड़ा तिरछा रुका। अगर भूगोल का उत्तर दक्षिण ऐसे है तो हमारा चुंबक इसकी बजाय थोड़ा तिरछा ऐसे रुकता है, किसी कोण। ठीक, तो हमारा चुंबक जो रुकता है वो भूगोल की भौगोलिक अक्ष के अंदर से नहीं रुकता है, उसकी अक्ष अलग होती है। उसकी अक्ष अलग क्यों है, क्योंकि पृथ्वी के अंदर एक बहुत भारी का रखा है, चुंबक रखा है पृथ्वी के बिल्कुल भीतर, जिसका दक्षिणी ध्रुव इधर है भूगोल के उत्तर की ओर, और उसका उत्तरी ध्रुव भूगोल के दक्षिण की ओर है। ऐसा मानते हैं, वास्तव में ऐसा थोड़ा ना है कि ऐसा माना गया, ऐसी हमारी बातें कई संतुष्ट हो जाती हैं, इसलिए हमने ऐसा मान लिया इसको। ठीक, तो ये वाला देखो, इनके बीच में कुछ कोण भी बना है, भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष के बीच में थोड़ा सा तिरछा है हमारा जो पृथ्वी का चुंबक ऐसे है, तो पृथ्वी का चुंबकत्व भी भूगोल की दिशा में नहीं है, भूगोलिक उत्तरी दक्षिणी ध्रुव के अंदर नहीं है। जो चुंबकत्व है पृथ्वी का, ये भौगोलिक अक्ष से किसी कोण पर है ये, इसीलिए हम जो चुंबक जो लटकाते हैं, अंदर वाला एस उत्तर की ओर, बाहर वाला है, अंदर वाला है दक्षिण की ओर। तो हम जो चुंबक लटकाते हैं बाहर, तो देखो बाहर वाले चुंबक लटकाया तो कहां लगा, ऐसे रुका। ऐसे क्यों रुका, क्योंकि इसका नॉर्थ अंदर वाले के साउथ से आकर्षित हुआ, इसलिए नॉर्थ की तरफ। और इसका जो साउथ था वो अंदर वाले के नॉर्थ से आकर्षित हुआ, इसलिए इसका साउथ ऐसा। ठीक, अंदर वाले चुंबक का नॉर्थ इधर है, इसलिए बाहर वाले चुंबक का, अंदर वाले चुंबक का साउथ इधर है, इसलिए अब बाहर वाले चुंबक का नॉर्थ इधर लगता है। अंदर वाले चुंबक का नॉर्थ उधर है, इसलिए बाहर वाले चुंबक का साउथ उधर लगता है। तो देखने में लगता है सब कुछ सही है, लेकिन अंदर वाले चुंबक को देखो, क्योंकि अगर ऐसा उल्टा हो जाता, मान लो एन इधर होता है, ऐसे इधर होता, तो रिपल हो जाते सब, बाहर वाले चुंबक को लटकाते ऐसे। तो याद रखेंगे कि हमारा जो पृथ्वी का चुंबकत्व है ये भूगोल के उत्तर दक्षिण में नहीं, थोड़ा तिरछा ऐसा।
आप सोच रहे होंगे अंदर एन है और हम बाहर की ओर चूंकि दक्षिणी ध्रुव लिखा है, ये अंदर के चुंबक का उत्तरी ध्रुव है और ये बाहर के लटके हुए चुंबक का ध्रुव होता है इधर की ओर, दक्षिण की ओर। ठीक, जो बाहर चुंबक लटकाते हैं उसका दक्षिणी ध्रुव जो होता है भूगोलिक के दक्षिण में होता है, मानते हैं। लेकिन अंदर वाले चुंबक जो पृथ्वी का चुंबक है उसका उत्तरी ध्रुव भूगोल के दक्षिण में है, उल्टा है, अंदर से उल्टा है। ठीक, तो इसलिए बाहर का चुंबक किधर रुका, भूगोल के उत्तर दक्षिण में नहीं रुका, वो उसका उत्तर दक्षिण अलग है, थोड़ा तिरछा है, वही भूचुंबक होता है। ठीक, अच्छा, इसके बाद दो और छोटी छोटी डिफिनेशन होती है, जैसे भौगोलिक अक्ष थी, चुंबकीय अक्ष थी, ऐसे ही आपके दो तल माने गए हैं। जैसे हम थोड़ी देर के लिए सपोज करें कि भौगोलिक दक्षिण इधर, उत्तरी इधर, तो ऐसे एक अक्ष हो गई भौगोलिक अक्ष जो कि ये वाली बनी है। अगर माने ये भौगोलिक अक्ष अगर ऐसे आई है, मतलब इसमें ऐसे बनी है, इसको उठा लो, ऐसे देखो, मालूम हो जाएगा। अगर इससे मान ले ऐसे तल गुजर सकता है, अरे यार जैसे ये दीवार है या बोर्ड है, हम कहें कि बोर्ड पर हमने एक अक्ष बना दी, तो अक्ष से गुजरने वाला लंबवत तल ये वाला है, बोर्ड का तल, ऐसे ही अक्षों से गुजरने वाला तल होगा। जो भौगोलिक अक्ष से गुजरने वाला ऊर्ध्वाधर तल होता है, ऊर्ध्वाधर, जैसे भौगोलिक अक्ष ऐसे है, मान लो थोड़ी देर के लिए, तो तल ऐसे गुजरना चाहिए, ऊर्ध्वाधर। अगर भौगोलिक अक्ष या कोई अक्ष ऐसे है तो उसके लिए तल ये वाला होना चाहिए, ऊर्ध्वाधर तल, ऊर्ध्वाधर होना चाहिए। तो देखो दो डेफिनेशन और मेन आती है, भौगोलिक याम्योत्तर, देखो सही से लिखना भी है, भौगोलिक, तो लिखेंगे भौगोलिक अक्ष से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को भौगोलिक याम्योत्तर कहते हैं। लिखेंगे भौगोलिक अक्ष से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को, ऊर्ध्वाधर तल को भौगोलिक याम्योत्तर कहते हैं, भौगोलिक याम्योत्तर कहते हैं। ठीक, भौगोलिक अक्ष से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को भौगोलिक याम्योत्तर कहते हैं। मतलब ये वाली भूगोल की अक्ष है, ये वाली इससे गुजरने वाला जो ऊर्ध्वाधर तल है, ऐसे जैसे भूगोल की अक्ष ऐसे है, तो हमने अगर ऐसे ले लिया, ये तल जो हमारी हथेली का तल है, ये भौगोलिक याम्योत्तर है। ठीक, फिर लिखेंगे चुंबकीय याम्योत्तर, दूसरा भौगोलिक याम्योत्तर भौगोलिक अक्ष से गुजरने वाला तल है, तो चुंबकीय याम्योत्तर भी होगा, चुंबकीय अक्ष से गुजरने वाला ऊर्ध्वाधर तल। क्या लिखेंगे कि चुंबकीय अक्ष से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को चुंबकीय अक्ष से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को चुंबकीय याम्योत्तर कहते हैं, चुंबकीय याम्योत्तर कहते हैं। याद रखेंगे कि चुंबकीय से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को चुंबकीय याम्योत्तर कहते हैं। देखो जैसे थोड़ी देर के लिए सपोज करो, जैसे हमारे पास ये एक बुक है, ठीक, तो इसमें अगर हमने इसको ऐसे फैलाया, आप सामने से देख लो, हम तो पीछे से दिखाएंगे इसको, और अगर ये भौगोलिक अक्ष है तो ये वाला जो तल है ये भौगोलिक याम्योत्तर है, और ये चुंबकीय अक्ष है, क्योंकि चुंबकीय भौगोलिक अक्ष के बीच कुछ कोण बनना है, तो अगर ये चुंबकीय अक्ष है तो ये तल चुंबकीय याम्योत्तर है। तो देखो इनके बीच में तुम्हें ये कोण दिखत हुई है, इसे दिख रहा है। अब अगर हम माने ऐसे भौगोलिक अक्ष, तो ये भौगोलिक तल याम्योत्तर, ऊर्ध्वाधर तल, और ऐसे थोड़ा चुंबकीय अक्ष, तो ये चुंबकीय याम्योत्तर। तो चुंबकीय याम्योत्तर भौगोलिक याम्योत्तर के बीच एक कोण बनेगा, है? ये चुंबकीय याम्योत्तर भौगोलिक याम्योत्तर, तो इनके बीच में एक छोटा सा एंगल है, उस एंगल को यहाँ पर
बहुत विशेष बात करके दिखाया गया। ठीक, देखिए जैसे इस चित्र को हम थोड़ा और इधर ध्यान दें, ठीक, कि ये गोला है पृथ्वी का, और मान लें ये भौगोलिक अक्ष, तो इससे एक तल ऐसे बना लें, हैं, इससे गुजरने वाला ऊर्ध्वाधर तल, तो ये हो गया आपका भौगोलिक याम्योत्तर। बाकी उसमें आप देख लेना ध्रुवों की स्थिति, चूंकि थोड़ी तिरछा थी ऐसे, तो ये एक तल बनेगा ना, तो ये वाला तल जो है ये कौन सा याम्योत्तर है? चुंबकीय याम्योत्तर है। इनके बीच में देखो एक कोण बन रहा होगा ना, ये कोण अल्फा, अल्फा से लिखेंगे, इसका नाम रखेंगे दिक्पात कोण। क्या रखेंगे? दिक्पात कोण। तो ये कोण इनके बीच भौगोलिक याम्योत्तर। देखो भौगोलिक याम्योत्तर अगर ऐसे तब, तो चूंकि याम्योत्तर थोड़ा तिरछा है, तो बीच में कोण तो कुछ नहीं बनना है। ठीक, तो वो तुम्हारा हो जाएगा भौगोलिक या वो दिक्पात। ठीक, नोट कर लीजिए इसे। देखिए इसके बाद आएगा भूचुंबकत्व के अवयव। क्या आएगा? भूचुंबकत्व के अवयव। यार भूचुंबकत्व के अवयव क्या होंगे? है कि ऐसे मान, ऐसे घटक, ठीक, या वे राशियां जो पृथ्वी के चुंबकत्व का वर्णन करती हैं, वे भूचुंबकत्व के घटक कहलाते हैं, भूचुंबकत्व के अवयव कहलाते हैं। भूचुंबकत्व के अवयव कि जिन राशियों द्वारा, जिन पदों के द्वारा हम पृथ्वी के चुंबकत्व का वर्णन करते हैं, उन्हें भूचुंबकत्व के अवयव कहते हैं। भूचुंबकत्व के अवयव बोलेंगे। ठीक, तो भूचुंबकत्व के 3 अवयव हैं। कितने अवयव हैं? भूचुंबकत्व के 3 अवयव हैं। पहला कौन सा? पहला है दिक्पात कोण। हाँ, दिक्पात कोण बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये समझो, पूरा पूछा जाता है परीक्षा में। दिक्पात कोण। दूसरा है नमन कोण, बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा, नमन कोण या नति कोण, है ना। और तीसरा एक और अवयव है जिसका नाम है भूचुंबकत्व का क्षैतिज घटक। भूचुंबकत्व का क्षैतिज घटक। ठीक, याद रखना भूचुंबकत्व के कितने हैं? 3। दिक्पात कोण, नमन कोण, भूचुंबकत्व का क्षैतिज घटक। ठीक, सबसे मेन यही वाला। दिक्पात कोण वेरी सिंपल, चूंकि याम्योत्तर था भौगोलिक याम्योत्तर के बीच बने न्यून कोण को दिक्पात कोण कहते हैं। फर्स्ट डिफिनेशन आएगी कि बताया था आपको कि दिक्पात कोण में, दिक्पात कोण, ठीक, दिक्पात कोण में देखिए कि चुंबकीय याम्योत्तर और ये भौगोलिक याम्योत्तर, इनके बीच जो न्यून कोण बनता है इसको हम दिक्पात कोण कहते हैं। इसका प्रतीक क्या है? अल्फा है। ठीक, तो यहां पर लिख देंगे कि चुंबकीय याम्योत्तर तथा भौगोलिक याम्योत्तर। चुंबकीय याम्योत्तर था भौगोलिक याम्योत्तर के बीच बने कोण को दिक्पात कोण कहते हैं। दिक्पात कोण कहते हैं। इसका प्रतीक, इसको कहीं पर अगर लिखना पड़ता है हमें जरूरत पड़ती है, इसका प्रतीक अल्फा, अल्फा से इसको प्रदर्शित करें। ठीक, तो देखिए इस लेक्चर में आपने दिक्पात कोण तक पढ़ा है। नेक्स्ट लेक्चर में आपको नमन कोण या नति कोण बताएंगे, भूचुंबकत्व का क्षैतिज घटक बताएंगे। और देखिए आपका जो टेस्ट होना है उसमें आपका पहला लेसन
विद्युत क्षेत्र था विद्युत आवेश, और एक लास्ट में आता है गॉस की थ्योरम के बाद विद्युत विभव। 2 लेसन से आएगा। आपको बुक वगैरह होंगी, जितने शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ने हैं सब पढ़ लीजिए, बहुविकल्प भी पढ़ लीजिए। ठीक, बहुत लेंथी क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। सभी सूत्र याद कर लीजिए, सूत्रों का लिखना, कैसी राशियां हैं, ठीक, ये सब आपसे पूछा जा सकता है। कौन सा लेसन? बुक के अनुसार पहला और तीसरा। पहला विद्युत क्षेत्र था विद्युत आवेश, तीसरा विद्युत विभव।